हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवेज़ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, ख़ास तौर पे एसएससी में। तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके आज हम 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये आज इसका पहला पार्ट है, लेक्चर वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिससे हम 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। 25 क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, अच्छी तरह से इनको समझेंगे भी। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। हर क्वेश्चन के बीच में जो भी मुझे समझाने की चीज़ मुझे लगेगी कि समझाना ज़रूरी है और उसका कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है, तो मैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, मैं उसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, एक समरी बताऊंगा कॉन्सेप्ट की। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो सीरीज़ बनाकर जो भी अगली जो वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा भी दूँगा। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की पहली सीरीज़। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, सबसे स्थायी पदार्थ है, मोस्ट स्टेबल सब्सटेंस इज़। तो सबसे स्थायी पदार्थ क्या होता है? देखिए, स्थायित्व जो होता है वो दो तरह से दिखा जाता है। एक तो पदार्थ की अभिक्रियाशीलता पर, उसकी रिएक्टिविटी पर, कि वो कितना रिएक्टिव है। अगर कोई भी पदार्थ ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्शन करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और जो सबसे कम क्रियाशीलता होती है, जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, वो सबसे स्टेबल माने जाते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल देखी जाए तो इनर्ट गैसेस जो हैं, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ये जो गैसेस हैं ये सबसे कम रिएक्टिव मानी जाती हैं और सबसे स्टेबल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के माने जाते हैं। पर आयरन को सबसे ज़्यादा स्टेबल सब्सटेंस माना जाता है, सबसे स्थायी पदार्थ माना जाता है। आयरन को स्थायी पदार्थ क्यों माना जाता है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि दूसरा फैक्टर स्थायित्व का, किसी भी पदार्थ के स्टेबिलिटी का, वो होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हिंदी में कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा जिस पदार्थ की, जिस सब्सटेंस की ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है। तो आयरन की जो 56 नंबर में आता है, आयरन 56 Fe56, उसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नोबल गैसेस से, यानी इनर्ट गैसेस जो होती है हमारी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब से ज़्यादा होती है। ठीक है, आयरन 56 की पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नोबल गैसेस से ज़्यादा होती है। इसके कारण लोहे को सबसे स्थायी पदार्थ हम मान सकते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो होता है वो सबसे क्या होता है? स्टेबल सब्सटेंस होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? लोहा, आयरन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? लोहा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस परमाणु का केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, एलिमेंट्स आपको पता है कि कौन कौन से में कितने कितने नंबर में आते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वही उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर को बताती है। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर दो चीज़ें बताता है, एक तो उसमें कितने प्रोटॉन हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि आपको पता है एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सबसे एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन। इन चारों सब्सटेंस देख लो, हाइड्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है?
पोटेशियम आपको पता होगा 19 नंबर पे आता है तो 19 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है लेड पेंसिल में क्या उपस्थित होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इजी चीज़ है ये, तो सभी को पता है कि लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन है, और ये क्रिस्टलाइन कार्बन की फॉर्म होती है। इसकी जो फॉर्म होती है वो क्रिस्टलाइन कार्बन का, ये क्रिस्टलाइन कार्बन का यानी क्रिस्टलीय कार्बन का एक रूप है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें षटकोणीय जो इसका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का, ये नॉन मेटल है बट इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हमारा नौसादर का सूत्र क्या है? नौसादर सॉल्ट अमोनिक, या इसे सेलेमोनिक भी कहते हैं, सेलेमोनिक या सॉल्ट अमोनियक, ठीक है, सॉल्ट अमोनिया, सॉल्ट ऑफ अमोनिया इसे कहा जाता है। ठीक है, नौसादर को क्या कहते हैं? सॉल्ट ऑफ अमोनिया कहते हैं। NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। नौसादर हिंदी में कहते हैं सॉल्ट अमोनियक या सेलेमोनिक भी कहते हैं, सेलेमोनिक ठीक है, सेलेमोनिया या कहो या सेलेमोनियक कहो, सेलेमोनिया, सॉल्ट अमोनियक और अमोनियम क्लोराइड, ये होता है नौसादर। ठीक है, तो NH4Cl जो है सॉल्ट अमोनिया या सेलेमोनिया, इसे कहते हैं नौसादर। इसका केमिकल फार्मूला है NH4Cl। ठीक है, आपको पता है कि इसको वेटरनरी मेडिसिन में इसका काफ़ी यूज़ होता है, और जो कि यूरिनरी स्टोन्स होते हैं, जो भेड़ बकरियों में जो पथरी आ जाती है उसको हटाने के लिए नौसादर का उपयोग किया जाता है। और आपके जो कफ़ की दवाइयाँ होती हैं, जो कफ़ सिरप होते हैं, इसमें भी नौसादर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ अमोनिया कहते हैं। और ड्राई सेल्स में, शुष्क सेल जो होते हैं, उसमें इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज़ द राइट आंसर। अब पांचवा प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किरण अनावेशित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज अनचार्ज्ड? तो आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, रेडियो एक्टिव डिके में, ठीक है, नाभिकीय विघटन में 3 प्रकार की पदार्थ, 3 प्रकार के कण निकलते हैं, 3 प्रकार के पार्टिकल निकलते हैं। वो पार्टिकल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। बीटा रे जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और नेगेटिव मास होता है इसका, और इसकी भेदन क्षमता, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज़्यादा होती है। गामा जो होती है ये न्यूट्रल होती है, ध्यान रखना, अनआवेशित होती है, अनचार्ज होती है। ठीक है, आपको पता ही है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो गामा रे बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? गामा रे बनाते हैं, क्योंकि गामा रे जो होती है वो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक रेडिएशन होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गामा रे, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से आ गया। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो देखिए, मलेरिया जो रोग होता है एक पैरासाइट से होता है। ये कौन सा पैरासाइट होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये रोग होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, आपको पता है प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो किस कैटेगरी में आता है? प्लाज्मोडियम आता है प्रोटोजुआ कैटेगरी में। ठीक है, प्रोटोजुअन होता है ये, प्रोटोजुअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 तरह की स्पीशीज़ इसकी होती हैं। और ये कौन से तरह का पैरासाइट है? ये प्रोटोजुआ है। ठीक है, इट इज़ प्रोटोजुअन पैरासाइट। इसका क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। ये आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, इसके कारण मलेरिया रोग होता है। तो इसका सी यानी कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैटेगरी का एक पैरासाइट होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो याद रखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले सन 1907 में, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सॉरी, ये हमारा सन 1967 है, सॉरी 3 दिसंबर 1967 में, 3 दिसंबर, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। डेट अगर आपको याद हो सके तो याद रख लीजिए, 3 दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड में क्या किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है। 3/12/1967 में कहाँ पर किया था? ध्यान रखना, ये किया था केप टाउन में, साउथ अफ्रीका, केप टाउन। केप टाउन जो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। वहाँ के किसी अस्पताल में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया था, ठीक है। तो चार्ल्स लेवरन नहीं हो सकते। चार्ल्स लेवरन जो थे उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स लेवरन है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इन्फेक्शन डिसीजेज जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। प्रोटोजोन पैरासाइट जो मैंने अभी मलेरिया का आपको बताया, तो इन्फेक्शियस डिसीज जो होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स लेवरन ने बताया था। चार्ल्स लेवरन ने क्या बताया था? कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के ट्रांसमिशन के बारे में बताया था कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है, और इसके लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला। पर्सिवल पॉट, इनको कैंसर के बारे में, ये कैंसर के बारे में इन्होंने स्टडी की थी सबसे पहले, ये है पर्सिवल पॉट। और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब आपका 8वां प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। तो बहुत ही इजी चीज़ है, विटामिन डी। आंख बंद करके हम आंसर दे सकते हैं, विटामिन डी। इसकी अभी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन डी आपको पता है हड्डी मजबूत रखता है। विटामिन डी ये सब क्या होते हैं? सूर्य से प्राप्त होता है ये विटामिन, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन डी दोनों की अभी ज़रूरत बहुत है। विटामिन सी भी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और विटामिन सी आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। अभी कोविड-19 का बहुत बड़ा चल रहा है मामला, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी रखना है और पढ़ना भी है साथ में। तो विटामिन सी की भी हमें बहुत ज़रूरत है, और विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरत है। विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा? हमें खट्टे फलों में, टमाटर में, और अपने ग्रेप फ्रूट में, मैंगो में विटामिन सी बहुत मिलता है। नींबू में भी विटामिन सी होता है। विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का है सनलाइट। विटामिन ए आपको पता ही है कहाँ पर मिलता है, मिल्क में, एग में, फिश ऑयल्स में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो ये सोर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन डी, सी ऑप्शन, ओके। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि एक मोल पदार्थ में कितने अणु होते हैं? तो देखिए, एक मोल पदार्थ, मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, किसी भी सब्सटेंस को जो मापने की इकाई है वो मोल मानी गई है, ठीक है। किसी भी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कैसे हम एक मोल को कैसे परिभाषित करेंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने अणु होते हैं ना, उसी को एक मोल कहते हैं। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने अणु होते हैं? तो ध्यान रखना, उसमें होते हैं 6.023 इंटू 10 की घात 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स इसमें होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने अणु परमाणु होते हैं उनको हम कहते हैं एक मोल पदार्थ। तो 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं, ध्यान रखना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने अणु होते हैं, कितने? 6.023 इंटू 10 की घात 23। इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर मैंने आपको बताया ना, इसे एवोगैड्रो नंबर, कौन सा नंबर कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो क्या होता है? ये होता है, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, Na, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। कितने होते हैं? एक मोल पदार्थ में, 1 मोल सब्सटेंस में 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका आता है, समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियां उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आपने गैस के नियम पढ़े होंगे फिज़िक्स में, अगर नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। बॉयल का नियम होता है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और ग्राहम का विसरण नियम, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो का नियम भी होता है। तो बॉयल का जो नियम है, बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वो कौन बताता है? बॉयल्स का लॉ बताता है। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी स्थिर दाब पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके परम ताप के, यानी कि उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यानी आयतन और तापमान एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। PV इक्वल्स टू nRT, आपने गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल्स टू nRT। n को अगर मैं 1 मान लूँ तो V और T एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो PV वाला तो हो गया बॉयल्स का लॉ, और VT वाला हो गया चार्ल्स का लॉ। बच गया कौन सा? समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये आपको साफ ही लग रहा है, गैसों की बात हो रही है, विसरण की बात हो रही है, तो ये ग्राहम का विसरण नियम है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। ये नियमों के बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप याद रखिए ये कौन सा नियम है? ग्राहम का विसरण नियम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारी जल है, हैवी वाटर इज। तो आपको पता है हैवी वाटर जो होता है वो होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। D2O को भारी जल यानी हैवी वाटर कहते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन H1, H2 एंड H3। H1 तो आपका प्रोटियम होता है, प्रोटियम जिसे कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम H1 जिसे आप हाइड्रोजन कहते हो। H2 आपका ड्यूटीरियम होता है, D2, ठीक है, D जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है ट्राइटियम T। तो ड्यूटीरियम जो होता है ना, उसके ऑक्साइड को ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O कहते हैं, और इसी को हैवी वाटर कहते हैं, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, विद्युत आवेश की उपस्थिति तथा उसकी प्रकृति का पता लगाने वाला यंत्र है अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रोस्कोप। आंख बंद करके इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो आपको पता ही है कि लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं। आप एक चीज़ को वहाँ टच करते हो और लीव्स जो होती हैं वो एक दूसरे के या तो पास होती हैं तो दूर चली जाती हैं, और दूर होती हैं तो पास आ जाती हैं। तो लीफ की मूवमेंट के बेस पर हम चार्ज का पता लगाते हैं। वो कौन सी डिवाइस होती है? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 13वां प्रश्न, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव सबसे पहले आपको समझना होगा, पृष्ठ तनाव S इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर, इकाई लंबाई पर जो बल लगता है उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इकाई फोर्स होता है न्यूटन और लंबाई होती है मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये न्यूटन पर होगा, ध्यान रखना, न्यूटन अपॉन में मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए कि पृष्ठ तनाव होता क्या है? पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव क्या करता है कि कोई भी लिक्विड है उसकी जो सरफेस है वो सबसे छोटा, सबसे मिनिमम, वो अपना जो स्पेस है, अपना जो एरिया है उसको छोटा करना चाहती है, मिनिमाइज़ करना चाहती है। कोई भी तरल पदार्थ की जो सतह होती है वो अपना क्षेत्रफल कम से कम करना चाहती है, इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है, उसका फॉर्मूला होता है F/L, S इक्वल्स टू F/L, ओके। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, चाल और वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। बिल्कुल गलत।
चाल स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। वेग यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, दिशा व परिमाण दोनों की ज़रूरत हो। और स्केलर यानी अदिश राशि क्या होती है? जिसमें सिर्फ डायरेक्शन की, जिसमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत हो, जिसमें हमें सिर्फ मतलब हो वैल्यू से, डायरेक्शन का कोई लेना देना ना हो, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो चाल में हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वेग वेलोसिटी में हमें चाल का दोनों का लेना देना है, यानी डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, चाल और वेग दोनों में दिशा परिमाण नहीं होते, ओनली वेग में होते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। चाल में तो सिर्फ आपको, स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि दो है, जैसे टेम्परेचर होता है, आपको पता है चाल क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, किस डायरेक्शन पे है वो हमें लेना देना नहीं है। पर वेक्टर वेलोसिटी में क्या होता है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ये किस डायरेक्शन पे वो जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को कहते हैं ना वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करती है तो वृत्ताकार गति करती हुई वस्तु के केंद्र की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ, वो एक फोर्स को फील करती है। वो जो फोर्स होता है उसे वृत्तीय पाथ में घूमने की इजाज़त देता है, यानी कि उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए अलाउ करता है। वो फोर्स कहलाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स सी पी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, निम्न में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन दी वॉल्यूम इन दी फॉलोइंग। तो देखो, रेजिस्टेंस के आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, सीरीज़ और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो सीरीज़ का है, और सीरीज़ में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। देखो, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और नीचे तो 2 पड़ा ही है। अब ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/r1 + 1/r2, यानी 1/4 + 1/2। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, कैलकुलेट करने पर आ रहा है 4, नीचे एलसीएम, तो 3/4 आता है, 3/4 आता है। ये किसकी वैल्यू है, 1/r की, ये 1/r की वैल्यू है। 1/r इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। तो 1/r इक्वल्स टू 3/4 आया। अब हमें तो r चाहिए, तो r निकालने के लिए इसको उल्टा कर दो। तो r निकालने के लिए जब आप उल्टा करोगे तो 4/3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/r की वैल्यू है ना, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, 1/r की वैल्यू कितनी आई है, 3/4। तो r की वैल्यू हम निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4/3। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। अब आता है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ध्यान रखना, अपवर्तन पे नहीं करता, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके पथ में विचलन आता है, उसका जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है। जब एक लाइट रे वन मीडियम, कोई भी हो सकता है, डेंसर टू रेयरर, रेयर टू डेंसर, यानी कि सघन से विरल, विरल से सघन, एक माध्यम होता है सघन माध्यम जिसे हाई डेंस मीडियम कहते हैं, और एक लो डेंस मीडियम होता है जिसे विरल माध्यम कहते हैं। तो अगर एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में आती है तो उसके पथ में परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन आपको पता ही है, आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकाश किरण का फैलना, स्कैटरिंग होना। सूर्य, हमें आकाश नीला क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है जब आसमान में, हमारे वातावरण में एंटर होता है तो सारे कलरों को ऑब्जर्व कर लेता है और सिर्फ नीले कलर को स्कैटर करता है, इसलिए आकाश नीला नज़र आता है। तो ये स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। व्यतिकरण क्या आपको पता ही है, 2 सोर्सेज हैं लाइट के, 2 कोहेरेंट सोर्सेज से जब लाइट निकलती है और वो सुपर इम्पोज होती है, यानी अध्यारोपित होती है, तो वो
कुछ पैटर्न्स बनाती है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, वो कहलाता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो बी सी डी तो नहीं हो सकता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रकाश तंतु इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ध्यान रखना। प्रकाश तंतु क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, हाई डेंस मीडियम से लो डेंस मीडियम में एंटर होती है, और अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर एंटर होती है, यानी उसका जो आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है, वो जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। अगर यहाँ लाइट रे आती है, लाइट रे ऐसे एंटर हुई, तो ये मीडियम नंबर 1 है और इसके अंदर मीडियम नंबर 2 है। तो मीडियम नंबर 2 लो डेंस होना चाहिए, विरल होना चाहिए, और 1 मीडियम ज़्यादा डेंस होना चाहिए, और जिस एंगल पर वो लाइट रे आ रही है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तब लाइट रे अंदर ट्रैप होकर रह जाती है और ऐसे ऐसे चलते चलते दूसरे जो उसका खुला हुआ पॉइंट है उससे बाहर निकल आती है। इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर को भी देख लो, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु कैसा होता है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ लाइट रे एंटर हो रही है। ये लाइट रे जो एंटर हो रही है ना, ये सघन माध्यम, विरल माध्यम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ये जो मीडियम है ना, जो यहाँ पर कोटिंग की गई है, ये रेयरर है, ठीक है, ये विरल माध्यम है, लो डेंस मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, विरल माध्यम है। तो और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल जिस एंगल पर ये एंटर हो रही है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो जब ये लाइट रे एंटर होती है तब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये क्लैडिंग करते हैं। क्लैडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस इसमें लगाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कम हो, जिससे माध्यम जो अंदर का जो मीडियम है वो लो डेंस बने। ओके, तो ये है क्लैडिंग, और आपको पता है इसका इंटरनेट में, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्न में किसकी भांति व्यवहार नहीं करता। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, इसमें H2O तो है ही, तो H2O तो है ही, तो मतलब कि अगर ये किसी से रिएक्शन करेगा तो वो उसका निर्जलीकरण नहीं कर सकता, डिहाइड्रेशन नहीं कर सकता, पानी को हटा नहीं सकता, क्योंकि उसमें पानी अवेलेबल है। H2O2 इसी फॉर्मूले के अंदर H2O है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये कभी बिहेव नहीं करेगा। ये ऑक्सीकारक हो सकता है, यानी ऑक्सीजन तो है इसमें, ऑक्सीजन जोड़ सकता है, ऑक्सीकारक हो सकता है, किसी का ऑक्सीडेशन कर सकता है, किसी का रिडक्शन भी कर सकता है, ये अपचायक भी हो सकता है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कि रंग हटा देना, किसी भी टाइल्स, टेक्सटाइल में या किसी भी सब्सटेंस से जो कलर हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे ब्लीचिंग कहते हैं। विरंजक यानी कि ब्लीचिंग एजेंट, तो ये उसकी तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें H2O अवेलेबल है, पानी इसमें पहले से ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 19वें प्रश्न की, निकट दृष्टि दोष का कारण है, निवारण है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीज़ तो नज़र आती है पर दूर की वस्तु नज़र नहीं आती है, ये मायोपिया होता है, और इसका निवारण सिर्फ एक ही है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा इसका निवारण होता है। कॉन्वेक्स लेंस द्वारा हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष का होता है, जिसमें दूर की वस्तु साफ नज़र आती है, पास की नहीं, सही नज़र नहीं आती, उसमें कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए हम कॉनकेव का यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम पर नारियल का वैज्ञानिक के नाम क्या होता है। तो वैज्ञानिक नाम आपको कुछ के नाम याद रखने ही है, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं काफ़ी, उनको आप अच्छी तरह याद कर लो, नेट से भी निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, बायोलॉजी की बुक में आपने पढ़े भी होंगे। तो नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा। कोको, देखो इसमें कोको आ गया, तो कोको इसमें वर्ड, इसमें खुद ही वर्ड में कोको आ गया। कोकोनट का नाम आपसे पूछा और कोको वर्ड जो होगा जिसमें वही होगा, तो कोकस न्यूसीफेरा। तो देख लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाइजम सेटावियम किसका होता है, पी प्लांट का होता है, आपको पता है, मटर के पौधे का, मटर का, ठीक है। ये होता है हमारे सनफ्लावर का, ठीक है, ये किसका होता है, सनफ्लावर का, हेलियंथस, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका, ये आपके आम, मैंगो, फलों का राजा आम, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। ओके,
अब नामों की बात चली है, कुछ साइंटिफिक नेम आपको याद रखने ही है। जैसे लॉयन है, उसका पैंथेरा लियो होता है। टाइगर यानी बाघ, उसका होता है पैंथेरा टिग्रिस होता है। पटेटो आलू का हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। और पोमेग्रेनेट यानी अनार का होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिए। अगला हमारा 21वां प्रश्न है, प्लेग उत्पन्न होता है। प्लेग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिए, प्लेग जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, या फंगाई से है, कवक से है, वायरस से है, या प्रोटोजोआ से है। तो ध्यान रखिए, जो प्लेग जो होता है ये चूहे जहाँ पर पाए जाते हैं ना, चूहे, उन वहाँ पर ये चूहों से फैलता था। ठीक है, चूहे इसका कारण है। और चूहों से जरूर नहीं, चूहों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, चूहों के अंदर एक जीवाणु होता है, वो चूहे जो कि उस जीवाणु से संक्रमित हैं, और उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है, अगर उन चूहों में पाया जाता है तो उनके थ्रू ये रोग फैलता है, प्लेग। ठीक है, तो प्लेग जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, ठीक है। तो अब रोगों के कुछ बैक्टीरियाज के किन किन से होते हैं उनका अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। प्लेग आपको मैंने बता दिया, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। न्यूमोनिया जो होता है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिए, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और रेबीज़ आपको पता है ये कुत्ते के काटने से होता है। ये होता है रैबिडो वायरस फैमिली होती है, रैबिडो वायरस की एक फैमिली है, उससे ये रोग फैलता है। स्मॉल पॉक्स आपका वेरियोला वायरस से, यानी कि जिसे हम चेचक कहते हैं, ये इससे होता है, वेरियोला वायरस कैटेगरी से ये होता है। ओके, अगला प्रश्न आता है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग करते हैं? तो बिना देखे हम कह सकते हैं कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि C14 कार्बन डेटिंग की, जो C14 डेटिंग जिसे कहा जाता है, कार्बन डेटिंग को C14 डेटिंग कह सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है C14 टेक्निक। तो C14 टेक्निक अलग चीज़ होती है, जैसे कि C14 टेक्निक कुछ नहीं होता, C14 डेटिंग होती है। C14 यानी कार्बन का एक रेडियो आइसोटोप होता है, कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है C14, कार्बन 14, जिसका उपयोग हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। तो C14 डेटिंग को ही कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कार्बन डेटिंग। किसी भी जीवाश्म जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, तो कार्बन डेटिंग से हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। 23वां प्रश्न आपका आता है, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो। तो 0 केल्विन जिसे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी ये माना जाता है कि इससे नीचे किसी का भी तापमान नहीं हो सकता। सबसे कम जो टेम्परेचर है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे 0 केल्विन कहते हैं, और इसी को एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन, या म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही ये यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ होता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कई टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन जो फेमस हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज को हाई या लो करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिव करंट की वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है वो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसी सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ओके, और आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा होती है हैविंग मैक्सिमम हीट एनर्जी किसमें? कौन सी? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेज या साउंड रेज? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क है, और अगला जो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें उसका आंसर दूंगा। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ये प्रश्न आपके लिए, दिमाग लगाइए, इसको करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है। वैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा। अगर साइंस के स्टूडेंट आप रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस में ऊष्मीय ऊर्जा, कौन सी रेज में
ऊष्मीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ओके, तो आपको पता ही है लैम्डा पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है E=h न्यू फॉर्मूला होता है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, न्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो आप इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और अपने फ्रेंड्स तक सभी को पहुँचाइए, जितने ज़्यादा आप पहुँचा सकते हैं। मतलब जो भी आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको यूज़फुल लगा है, तो की इन्फॉर्मेशन को आपको दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड जो 25 क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम मिलते हैं और इसी में उसका मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसमें डेली अपडेट जो भी मैं वीडियो डालूंगा, और कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो ज़रूर डालता हूं, और इसका जो सेकंड पार्ट मैं जल्दी आपके बारे में लाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे साथ आप चैनल में बने रहिए। Good day and all the best for your further exams.